नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018। दोस्तों जो रेलवे में 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सीरीज़ चला रहे हैं और ये सीरीज़ का पार्ट 6 है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम दिया है। ऑप्शन हमारे पास हैं स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गैलियम। जो गैलियम है उसे हम एका एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसकी उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। दोस्तों उच्च आयनीकरण जो ऊर्जा होती है उसका ये मतलब होता है उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। तो जो आयंस में टूटने में या इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं। दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन। दोस्तों हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा होती है। अब दोस्तों ये कैसे, देखिए दोस्तों जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण जो ऊर्जा होती है वो घटती है। तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी आयनीकरण ऊर्जा जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर क्या होता है इस वर्ग में, हीलियम। ठीक है, हीलियम, फिर दोस्तों ऑर्गन, फिर नियॉन, फिर क्रिप्टन, इस तरीके से दोस्तों चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। दोस्तों आगे हम प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसका वो है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ये कहाँ होता है, काला अजार के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो काफ़ी शानदार है। वो है कौन एक जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा। दोस्तों जो जाइलम और फ्लोएम है वो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है त्वरण की विमा होती है। दोस्तों त्वरण की विमा अगर हम निकालें तो ये होता है A=v/t, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और v की जो विमा होती है वो L t-1 होती है और t की विमा t ही होती है। तो जो ये वाला t है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा L t-2। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, और m की कोई यहाँ पे विमा नहीं है तो m 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा L1 m 0 L-2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन की तरफ, L-m-t-1, L-m-t-2, L-m-t-3, L1m0t-2। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा L1m0t-2। दोस्तों अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो वो है 60 kg द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगाना होता है। दोस्तों ये है एक न्यूमेरिकल। तो दोस्तों m की वैल्यू कितनी दी है, 60। 4 मीटर वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। ठीक है दोस्तों, और बल पूछ रहा है तो क्या होता है,
बल होता है F इक्वल टू एम ए, ये होता है दोस्तों। लेकिन इसमें एम तो दिया है लेकिन ए दिया नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे की तरफ से इग्नोर किया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है हम रेलवे पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं के एल एम, के एल, के एम, एल एम एन। दोस्तों जो कक्षाएं होती हैं तो वो होती हैं के एल एम एन। तो जो दोस्तों तीसरा आवर्त होगा तो आवर्त ऐसे चलते हैं 1 2 3, तो जितने आवर्त होते हैं उतनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है 1 के लिए के, 2 के लिए एल और 3 के लिए एम। तो इसका करेक्ट हो जाएगा के एल एम। तो इसका करेक्ट आंसर है के एल एम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन। दोस्तों जो क्यूटिन होती है वो उसकी बाहरी त्वचा पर मोम जैसी परत होती है। ये क्या कार्य करती है दोस्तों? ये उस पौधे से पानी के वाष्पन को सुरक्षित रखती है, मतलब पानी को उस पौधे से निकलने से बचाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटिन। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होती है mgh। तो दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो mgh के बराबर होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट ऊर्जा का उपयोग होता है, तो जूल में इसका मान क्या होगा? दोस्तों इसकी हम बात करेंगे तो ये होता क्या है कि 150, तो एक यूनिट ऊर्जा का जो मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। लेकिन दोस्तों यहाँ 150 को यहाँ से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90 का 0, 15 ते 45 और 9 54। दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 540 इंटू 10 की पावर 6। दोस्तों क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ है, अगर हम पॉइंट यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 5.40 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि 6 थी, 2 अंक बाद पॉइंट लाए हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो है दो सतहों के बीच अनियमितता के कारण क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों जो दो सतहें होती हैं और जो उसमें अनियमितता होती है, मान लीजिए दोस्तों ये एक सतह है और दूसरी ये एक सतह है, इसको क्या करेंगे? आपस में रगड़ेंगे तो क्या लगेगा? घर्षण, आवेग, तनाव, बल, आघूर्ण। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि घर्षण लगता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन कितने कार्बनों में बदल जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 5 2 3 1। दोस्तों इसमें का करेक्ट आंसर है 3। 6 कार्बन कितने में बदल जाते हैं? 3 में दोस्तों बदल जाते हैं। अगले जो प्रश्न है वो उसकी बात करेंगे दोस्तों और अगला जो प्रश्न है वो है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण कक्षा होती है उसकी संयोजकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण कक्षा, दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें कक्षाओं में पूर्ण हैं तो उसकी संयोजकता 0 होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है?
दोस्तों देखिए, एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी। एल्युमिनियम की दोस्तों कुछ 3 करके होगी या 2 पॉइंट करके होगी, लेकिन क्लोरीन की होती है 3.5, जो कि इन सभी तत्वों में से सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार होता है, बढ़ता है, घटता है, करता है, फिर घटता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या हो जाता है? घटता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो विलयन का रंग कैसा प्राप्त होता है? दोस्तों ऑप्शन है स्लेटी, काला, नीला, सफ़ेद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैसा प्राप्त होता है? सफ़ेद प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त दोस्तों जिसमें ओपन चेन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, CH2, C2H6, C2H2, C2H4। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है C2H6। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक व उल्टा। दोस्तों कैसा होता है? वास्तविक व उल्टा। अगले जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों वो है यदि 10 न्यूटन व 5 न्यूटन के दो बल एक दूसरे पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल। दोस्तों 10, 25, 15, 30, 15, 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 न्यूटन। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करेंगे, और अगला जो प्रश्न है वो है 20 किलो की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में काम आने वाली शक्ति क्या होगी? दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बढ़िया प्रश्न है। देखिए कह रहा है 20 किलो वस्तु है, 40 मीटर क्या हो रही ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने में काम आने वाली शक्ति क्या होगी? दोस्तों शक्ति क्या होता है? P=W/T होता है, और W क्या होता है? mgh और T। दोस्तों M 80 ले लो, G 10 ले लो, और H क्या लोगे? 50 ले लो। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लकड़ी 160 वाट की शक्ति में 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी? दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगेगा W इक्वल टू mgh। दोस्तों ये इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो P=W/T और W इक्वल टू होता है mgh/T। दोस्तों ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका आवर्धन कितना होगा? दोस्तों यहाँ से सबसे पहले F निकालेंगे। F इक्वल टू होता है R/2। R दिया है 5/2, ये निकल आएगा 2.5। यहाँ से F निकल आया, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दर्पण की बात कर हो रही है
तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। दोस्तों ये फार्मूला लगेगा, इसको फार्मूला लगाने के बाद m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दोस्तों ये फार्मूला लगेगा, ये इतने फार्मूले लगने के बाद आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है विलयन XYZ के pH क्रमशः 2,11,7 हैं, तो इनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम क्या होगा। दोस्तों जो pH होता है वो जितना कम होगा उतना अम्लीय होता है, तो अम्लीय क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा X का, फिर Y का, फिर Z का। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर XZY हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रोटीन की जानकारी प्रदान प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाली डीएनए के भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों जीन कहते हैं। क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक, लेकिन जीन कहते हैं दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाली डीएनए के भाग को। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कार्बन परमाणु C6C12 के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसके लिए। तो इसमें क्या होता है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।